तनीषा चुपचाप मनीष के सामने सिर झुकाकर खड़ी थी, अपनी उंगलियां चटका रही थी। बंद करो ये आवाज, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मनीष ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कठोर स्वर में कहा तो वह घबराकर थोड़ा सा एक तरफ खिसक गई। उसकी सास पूनम देवी क्या कम थी जो ये पत्थर दिल इंसान भी उसके सिर पर आ बैठा था। तनीषा ने चुपचाप अपने हाथ नीचे कर लिए, लेकिन वह अब भी उसी तरह सिर झुकाकर खड़ी थी। मनीष उसे ध्यान से देख रहा था। वह दुबली पतली सी लड़की मुश्किल से 19 साल की थी, जो उसकी नजदीकी से डर कर कांप रही थी। इधर आकर बैठो, मनीष ने अपने पास सोफे पर जगह बनाते हुए कहा तो वह हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। इस तरह आंखें फाड़कर क्यों देख रही हो मुझे? जो कहा है वही करो, मनीष ने तेज आवाज में कहा तो वो मन मारकर उसके पास जाकर बैठ गई। उसने अब तक अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक रखा था, लेकिन इसके बावजूद उसकी सुंदरता साफ दिखाई दे रही थी। इस बार मनीष ने उसे और ध्यान से देखा। चेहरा क्यों छुपा रखा है तुमने? उसने सीधे स्वर में पूछा। ये सुनकर वह और घबरा गई। ठाकुर साहब, अगर आप कहें तो मैं दुपट्टा उतार दूं, उसने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि पिछले 15 दिनों में उसने यही सीखा था कि जब तक हवेली वालों की हर बात बिना बहस के मानेगी, तब तक उस पर सबकी कृपा बनी रहेगी। मनीष को उसके इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह कुछ पल उसे देखता रहा। अच्छा, इसके अलावा तुम मेरे लिए और क्या कर सकती हो? मनीष ने पूछा। ठाकुर साहब, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपका हर आदेश मेरे सिर आंखों पर है। ये कहते हुए उसने सिर झुका लिया। अब उसकी आवाज में पहले जैसा डर नहीं था। वह खुद को संभाल चुकी थी, लेकिन शर्म अभी भी बार बार सामने आ रही थी। उसके पास बैठा वो बेहद आकर्षक युवक अब उसका पति था। मनीष सिंह अपने इलाके और परिवार का सबसे घमंडी इंसान माना जाता था। उसे हर चीज सबसे बेहतरीन और कीमती चाहिए होती थी। उसकी पसंद बहुत ऊंची थी। उसने पहली शादी भी अपने जैसे बड़े और अमीर परिवार की लड़की से ही की थी, लेकिन दोनों के बीच कभी नहीं बनी। ठाकुर मनीष सिंह हर चीज सह सकता था, लेकिन धोखा नहीं। उसे झूठ और विश्वासघात से बहुत नफरत थी। उसकी पहली पत्नी ने उसके एक दोस्त के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था, और उसी दिन से उसका भरोसा औरतों से उठ गया था। वह दोबारा शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी मां पूनम देवी की जिद के कारण मजबूर होकर उसे दूसरी शादी करनी पड़ी। पहली शादी उसने अपनी पसंद से ही की थी, इसलिए दूसरी शादी पर उसने कोई विरोध नहीं किया। शादी के बाद से ही वह हवेली में कम ही आया था। इन दिनों वो राजनीति के कामों में बहुत व्यस्त था। अपनी नई पत्नी में उसकी कोई खास दिलचस्पी भी नहीं थी। जब भी वह सोचता कि तनीषा एक साधारण परिवार की लड़की है तो उसका मन खराब हो जाता था। वह सोचता था कि ये लड़की उसके साथ बड़े कार्यक्रमों में जाने के लायक नहीं है और उसकी दुनिया में टिक भी नहीं पाएगी। शादी को कई दिन गुजर चुके थे। आज पहली बार वह उसकी तरफ ध्यान दे रहा था। वह भी इसलिए क्योंकि जब वो कमरे में लौटा तो तनीषा पहले से वहां सफाई कर रही थी। कदमों की आहट सुनते ही उसने जल्दी से अपने चेहरे पर दुपट्टा कर लिया और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। वह मनीष के कदमों की आवाज से ही समझ जाती थी कि वह आ गया है। मनीष अब उसे ध्यान से देख रहा था। उसका बार बार दुपट्टा ठीक करना, उसके पास आने पर घबरा जाना, शर्माना और पीछे हट जाना, ये सब उसके लिए नया था। उसने अपनी जिंदगी में ज्यादातर औरतों को बहुत खुले स्वभाव का देखा था, क्योंकि वह कई साल हवेली से बाहर भी रहा था। 10 साल उसने मुंबई में बिताए थे और 5 साल जयपुर भी रहा था। जिन औरतों के साथ उसका उठना बैठना रहा, वह सब आधुनिक सोच वाली थी। इसलिए अब वो खुद भी हैरान था क्यों तनीषा की सादगी उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह उसे देखते हुए गहरी आवाज में बोला, तो मैडम जी, आपका कहना है कि आप मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा तो तनीषा ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। उसकी आंखें उत्साह से बड़ी हो गई और वे और भी सुंदर लगने लगी। मनीष कुछ पल उन आंखों में खो गया। उसने सोचा कि अगर ये लड़की दुपट्टे में इतनी सुंदर लग रही है तो बिना दुपट्टे के कितनी सुंदर होगी। फिर उसने कहा, यहाँ आकर मेरी गोद में बैठो। ये सुनते ही तनीषा घबराकर पीछे खसक गई। उसकी इस हरकत से मनीष का चेहरा सख्त हो गया। वह बहुत सीधा और साफ बोलने वाला इंसान था। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी? अभी और इसी समय आकर मेरी गोद में बैठो। तनीषा डरते हुए बोली, ठाकुर साहब, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मनीष ने सख्ती से कहा, क्यों, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? वह और घबरा गई। उसे डर था कहीं वह गुस्से में उस पर हाथ न उठा दे, इसलिए आंखें बंद करके हिम्मत जुटाते हुए वह धीरे से जाकर उसकी गोद में बैठ गई। उसके शरीर को हल्का सा झटका लगा।
जिसे मनीष ने महसूस किया। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसके हाथ अब भी तनीषा के कमर पर थे। उसने आगे बढ़कर तनीषा के चेहरे से दुपट्टा हटा दिया और कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। उसने अपनी जिंदगी में इतनी साफ मासूम सुंदरता पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वो बस उसके चेहरे को देखता रहा। तनीषा बेचैनी से बोली, ठाकुर साहब, क्या अब मैं यहाँ से उठ सकती हूँ? मनीष ने धीरे स्वर में कहा, नहीं, अभी नहीं, और उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। तुम इतने दिनों से कहाँ छुपी हुई थी? उसने उसके बालों की एक लट उंगली में घुमाते हुए कहा और उसका चेहरा थोड़ा अपने करीब कर लिया। तनीषा ने धीरे से कहा, ठाकुर साहब, मैं तो यही थी। मनीष ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। वह उसके कान के पास झुककर शरारती अंदाज में बोला तो वो फिर कांप गई। उसका डरना और शर्माना मनीष को अजीब तरह से अच्छा लग रहा था। इससे पहले कि वो और करीब आता, दरवाजे पर दस्तक हुई। तनीषा तुरंत उसकी गोद से उठकर खड़ी हो गई। ये देखकर मनीष को फिर गुस्सा आ गया। उसने इशारे से उसे दोबारा अपनी गोद में बैठने को कहा। फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर खड़ी नौकरानी वापस चली गई, क्योंकि उसे दोबारा से ज्यादा दरवाजा खटखटाने की इजाजत नहीं थी। मनीष फिर से तनीषा की तरफ देखने लगा, जो घबराकर फिर उंगलियां चटकाने लगी थी। मनीष ने तुरंत उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और हल्के गुस्से में बोला, जब मैंने तुम्हें किसी चीज से मना नहीं किया तो इसका मतलब है कि तुम दोबारा वह काम नहीं करोगी। उसने जोर देकर कहा तो तनीषा ने मासूमियत से सिर हिला दिया। मनीष ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और धीमे स्वर में पूछा, तुम इतने दिनों से मुझसे दूर क्यों रह रही थी? तनीषा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं आपसे दूर नहीं थी, आपको ही मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने नजरें झुकाकर कहा। मनीष हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगर मुझे पता होता कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है तो मैं कभी उससे दूर नहीं रहता। ये कहकर उसने उसके चेहरे को हल्के से छू लिया और उसे अपनी गोद से उठाकर सोफे पर बैठाते हुए नरम आवाज में बोला, मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरे कपड़े निकालो और यहाँ से 1 इंच भी मत हिलना, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। ये सुनकर तनीषा ने जल्दी से सिर हिला दिया। सुनिए, अभी मनीष बाथरूम में कदम रखने ही वाला था कि तनीषा की मीठी आवाज सुनकर वह रुक सा गया और मुस्कुराते हुए दीवार से टिक कर बोला, हाँ कहो। तनीषा हिचकिचाते हुए बोली, आप कृपया इस बात के बारे में किसी को मत बताइएगा। मनीष ने हैरानी से पूछा, किस बात के बारे में? तनीषा ने धीरे से कहा, यही कि मैं आपके पास आई थी और आपने मेरा चेहरा देख लिया है। अगर बड़ी माँ पूनम देवी को पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेगी। मनीष ये सुनकर कुछ पल उसे देखता ही रहा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। मनीष ने ये बात नोट की और अचानक अपनी माँ से पूछा। वह एक पल के लिए घबरा गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह अपने कमरे में आराम कर रही है। मनीष ने तुरंत कहा, इसका क्या मतलब है? वह अपने कमरे में आराम कर रही है? वो मेरी पत्नी है, उसे मेरे कमरे में भेजिए। अब मैं हवेली वापस आ गया हूँ तो उसे मेरे साथ ही रहना चाहिए। पहले यहाँ जो भी हुआ उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानना चाहता। मैं नहीं जानना चाहता और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी है, लेकिन अभी मुझे मेरी पत्नी मेरे पास चाहिए। वह साफ और कठोर अंदाज में बोला, फिर से खाने की तरफ ध्यान देने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने सिर उठाकर नौकरानी से पूछा, क्या बड़ी मैडम ने खाना खा लिया है? नौकरानी घबराकर सरिता देवी की तरफ देखने लगी। मुझे क्यों देख रही हो? मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तनीषा ने खाना खाया? वह हर शब्दों को धीरे धीरे बोलते हुए बोला, जी साहब जी, उन्होंने आपके आने से पहले ही खाना खा लिया था। ये सुनकर उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने तय किया कि वह तनीषा को अब अपने कुछ नियमों के बारे में बताएगा, जिन पर वह किसी भी हालत में समझौता नहीं कर सकता। उसी समय एक नौकर अनुमति लेकर बैठक में आ गया। साहब जी, तनीषा जी से उनके दोस्त मिलने आए हैं। मनीष के माथे पर सिकुड़न पड़ गई। कौन से दोस्त? पता नहीं साहब जी, कोई हरिंदर साहब है और खुद को असिस्टेंट कमिश्नर बता रहे हैं। ये सुनकर मनीष अजीब ढंग से मुस्कुरा दिया। वो यहाँ मिलने आया है या डराने? खैर, उसके जैसे असिस्टेंट कमिश्नर मैंने बहुत देखे हैं, जाओ उन्हें अंदर ले आओ। पहली बार पत्नी के घर से कोई आया है, उसकी इज्जत करना तो बनता ही है। वह अपनी माँ पूनम देवी को देखते हुए बोला। पूनम देवी वहां से उठकर चली गई। मनीष को पहली बार हैरानी हो रही थी, क्योंकि वही उसकी शादी करवाने पर बहुत जोर दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें तनीषा से कोई खास लगाव हो। लेकिन अब जब वो तनीषा में दिलचस्पी लेने लगा था तो उनकी नाराजगी बढ़ गई थी। हरिंदर प्रसाद सीधे चलते हुए हवेली के अंदर आया। उसकी नजर मनीष से मिली।
मनीष भी एक पल के लिए उसकी व्यक्तित्व से प्रभावित हो गया। वह सच में प्रशंसा के योग्य व्यक्ति था। मनीष ने उसे खाने में शामिल होने का इशारा किया। आपको इस समय कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन तनीषा को मेरे साथ चलना होगा। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वह बार बार उसका नाम ले रही है। हरिंदर प्रसाद ने गंभीर स्वर में कहा। उसने आसपास नजर दौड़ाई। मनीष ने होंठ भींच लिए। आप फोन करके भी ये बात बता सकते थे। आपको आने की जरूरत नहीं थी। हरिंदर प्रसाद तुरंत बोला। फोन में तब करता जब यहाँ कोई फोन उठाने को तैयार होता। उसका स्वर थोड़ा तेज हो गया था। मनीष ने उसे नापसंदगी से देखा और नौकरों को इशारा किया कि बड़ी मैडम को बुलाया जाए। जैसे ही तनीषा हरिंदर प्रसाद के सामने आई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके गाल पर हल्का सा लाल निशान देखकर हरिंदर प्रसाद का दिल बेचैन हो गया। तुम ठीक हो? वह तुरंत उसके पास बढ़ा, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। अब उस पर उसका कोई अधिकार भी नहीं था। वह लड़की अब उसके लिए पूरी तरह पराई हो चुकी थी और ये सब करवाने वाला कौन था ये भी उसे पता था, लेकिन वो बेबस था। दोनों को एक दूसरे को देखते देखकर मनीष असहज हो गया। मैं अपनी पत्नी को लेकर थोड़ी देर में आता हूँ। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। मनीष ने बात में दखल दिया, क्योंकि उसकी पत्नी और वह आदमी कुछ ज्यादा ही एक दूसरे में खोए हुए थे, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो पहले भी एक महिला से धोखा खा चुका था और अब दोबारा वही गलती करना नहीं चाहता था। उसने खुद को समझाया कि औरतें मासूम बनने का अभिनय करती हैं, असल में इतनी मासूम नहीं होती। हरिंदर प्रसाद ने तुरंत सिर हिला दिया। तनीषा उसे रोक भी नहीं सकी। उसके जाने के बाद मनीष ने असहज स्वर में कहा, कम से कम अपने दोस्त को खाने के लिए तो रोक लेती। तुम बहुत अजीब हो। पहली बार तुम्हारे घर से कोई आया है। तुम्हें उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए थी। तनीषा ने उसे शिकायत भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। क्या आप थोड़ा जल्दी खाना खा सकते हैं? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसकी विनती पर मनीष ने तुरंत खाना छोड़ दिया। मैडम जी, इसके अलावा कोई और आदेश है? ये कहकर वह उठ खड़ा हुआ और तेजी से बाहर चला गया। तनीषा भी उसके पीछे पीछे चली आई। उसे अभी भी शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन माँ की बीमारी की बात सुनकर वह सब कुछ भूल गई। जब उसकी माँ शारदा देवी ने उसे अपने पास देखा तो गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। हरिंदर प्रसाद उनका इलाज करवा रहा था और काफी पैसे खर्च हो रहा था। पहली बार उसने लोगों से मदद ली थी, सिर्फ इसलिए कि वह अपनी आंटी जी को ठीक कर सके, क्योंकि उसने तनीषा से वादा किया था कि उसकी माँ को कुछ नहीं होने देगा। शारदा देवी काफी देर तक उससे बातें करती रही। इस दौरान मनीष भी वहीं बैठा रहा। उसने भी शारदा देवी की हालत पूछी और आसपास के माहौल को देखता रहा। शारदा देवी ने मनीष से अनुरोध किया, वह तनीषा को एक रात उनके पास रहने दे। मनीष को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने कंधे उचकाकर अनुमति दे दी और खुद उस छोटे से कच्चे घर से बाहर निकल आया। कमरे में सिर्फ एक धीमा चलता हुआ पंखा था। वो एसी का आदी था, इसलिए पसीने से भीग गया था। जैसे ही वो बाहर निकल रहा था, सामने से आते हरिंदर प्रसाद से टकराते टकराते बचा। हरिंदर प्रसाद ने उसे गुस्से से देखा। मनीष को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम्हारा सम्मान सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी पत्नी के दोस्त हो। अगर दूसरा मुझे इस तरह घूरता तो अच्छा नहीं होता, मनीष ने सख्त स्वर में कहा। हरिंदर प्रसाद हंसते हुए बोला, अरे ठाकुर साहब, मैं तो डर ही गया। जो आप मेरी दोस्त के साथ कर रहे हैं, उसके बाद आपको मुझसे इस तरह बात करने का अधिकार नहीं है। बहुत जल्द सबका हिसाब बराबर करूंगा। अगर मैंने आपको आपके किए की सजा नहीं दी तो मेरा नाम भी हरिंदर प्रसाद नहीं। मनीष मुस्कुराया और बोला, जोश तो बहुत है तुम में, लेकिन गलत जगह चुनौती दे रहे हो। ये कहकर उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और आगे बढ़ गया। वह छोटे लोगों से बहस में समय खराब नहीं करना चाहता था। जब वो हवेली लौटा, पूनम देवी बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। क्या हुआ आपको? इतनी परेशान क्यों है? तुम उस लड़की को कहाँ लेकर गए थे? वह अपनी माँ के घर गई है। उसकी माँ बीमार थी। मनीष ने लापरवाही से कहा। किसकी अनुमति से तुम उसे लेकर गए? क्या हो गया माँ? कौन सी बड़ी समस्या हो गई? या तो आपको उस लड़की से बहुत लगाव है, या इतनी नफरत की उसे उसके घर वालों से दूर रखना चाहती हैं। आप ही बताइए, इसमें से क्या सच है? वह उनकी आंखों में आंखें देखकर बोला। पूनम देवी चुप रह गई। तुम तो उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे, अब अचानक क्या हो गया? मनीष मुस्कुराया और बोला, पहले मुझे सच में उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। आपने ही तो कहा था कि शादी दो दिलों में प्रेम पैदा कर देती है। शायद ये शादी का असर है। खैर, मैं बहुत थक गया हूँ।
अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। आप भी आराम कर लीजिए और मेरी पत्नी को परेशान करना छोड़ दीजिए। रात को मनीष बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसके मन में बार-बार तनीषा की मासूम बातें घूम रही थी। वह उठकर बैठ गया और माथा पकड़ लिया। मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों उस लड़की के बारे में लगातार सोच रहा हूँ? ऐसा तो मैंने कभी नंदिनी के लिए भी महसूस नहीं किया था। एक पल को उसके मन में नंदिनी का चेहरा आया, लेकिन उसकी हरकत याद करते ही उसने वो ख्याल झटक दिया। अगले सुबह जब तक तनीषा वापस आई, मनीष हवेली में नहीं था। वह एक जरूरी बैठक के लिए बाहर गया था। पूनम देवी को फिर मौका मिल गया था और उस दिन भी तनीषा की चीखें हवेली में गूंज उठी। दूसरी तरफ हरिंदर प्रसाद की इन दिनों ग्वालियर में पोस्टिंग हो गई थी। उसे पता था कि ये सब किसने करवाया है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उधर तनीषा फिर से पूनम देवी के रहम पर थी और वह दिन रात उसका जीना मुश्किल करके रखती थी। मनीष चुनाव के काम में व्यस्त था। कई दिनों के बाद एक रात हवेली लौटा और सीधे अपने कमरे में चला गया। तनीषा कमरे की सफाई करते करते बिस्तर पर ही सो गई थी। मनीष ने जब उसे अपने बिस्तर पर सोते हुए देखा तो उसके दिल को अजीब सा सुकून मिल गया। प्यारी लड़की, तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। वह उसके पास बैठा और उसके चेहरे पर आई लट को कान के पीछे कर दिया। उसी समय तनीषा की आंखें खुल गई। वह घबरा गई और रोने लगी। कृपया मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई चीज नहीं तोड़ी, वह रोते हुए बोली। मनीष का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तनीषा को कभी इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। ध्यान से देखने पर उसे उसके गाल पर थप्पड़ का निशान दिखा। तुम पर किसने हाथ उठाया? उसने कठोर आवाज में पूछा। तनीषा चुप रही। मनीष की आवाज और तेज हो गई। मैं पूछ रहा हूँ, तुम पर किसने हाथ उठाया? तभी उसकी नजर तनीषा के कंधे पर गई, जहां कपड़ा थोड़ा हटाया गया था। पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। ये देखकर वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही पलों में पूनम देवी बैठक में खड़ी थी, गुस्से से उसे देख रही थी। क्या आपने मेरी पत्नी के साथ ये सब किया है? मनीष ने अविश्वास से पूछा। पूनम देवी ने गुस्से से सिर झटका और बोली, ये नाटक बंद करो। तुम उसके पास जाते हो, अपना मतलब पूरा करते हो और फिर हफ्तों के लिए गायब हो जाते हो। फिर वापस आकर ऐसे दिखाते हो जैसे तुम्हें उससे बहुत प्रेम है। मैं उस लड़की को इस हवेली में इसलिए लाई हूँ ताकि तुम जब चाहो अपना शौक पूरा कर सको और मैं उससे अपना बदला ले सकूं। मनीष ये सुनकर स्तब्ध रह गया। मैडम जी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। ये कहते कहते उसके आंखों में आंसू आ गए। मनीष एकदम चौंक गया। मैडम जी से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मेरी पहली पत्नी की बात कर रही हो? ये सुनकर तनीषा का चेहरा पीला पड़ गया और वह डर से वहीं खड़ी रह गई। तनीषा डर के मारे गर्दन तक ना हिला पा रही थी। मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, मनीष जिद करते हुए बोला। तो वह चुपचाप हाँ में सिर हिलाने लगी। मनीष ने अपने होंठ भींच लिए। कपड़े निकालने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो, उसने साफ और सख्त आवाज में कहा। तो मनीष का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। उसे लग रहा था कि अब मनीष जाकर मैडम जी से शिकायत कर देगा। वह छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी और मनीष के पैरों में गिर गई। प्लीज, आप उन्हें कुछ मत बताइएगा। मैं सच में माफी चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ दोबारा आपके कमरे में कदम भी नहीं रखूंगी। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मनीष घबरा गया। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या कर रही हो? अभी इसी वक्त मेरे पैरों से उठो, उसने डांटते हुए कहा। तो वह चुपचाप उठकर खड़ी हो गई। मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला, ये कहकर उसने प्यार से तनीषा के गाल पर हल्का सा थपथपाया। वह अभी भी उसे शक भरी नजरों से देख रही थी। क्या तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है? तनीषा ने तुरंत नाम में सिर हिला दिया। मनीष ने गहरी सांस ली और बोला, अरे वाह, अब ऐसा समय आ गया है कि पत्नी को अपने पति पर भरोसा नहीं है। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार नौकरानी ने हिम्मत करके कहा, साहब जी, बड़ी मालकिन तनीषा को अपने कमरे में बुला रही हैं। नौकरानी ने जब तनीषा का नाम लिया तो उसके स्वर में नफरत साफ महसूस हो रही थी। ये सुनकर मनीष के शरीर में गुस्से की लहर दौड़ गई। वह आगे बढ़ा और दरवाजा खोलकर नौकरानी की आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में बोला, मैं तुम्हारा साहब हूँ और ये तुम्हारी मालकिन है। उसने तनीषा की तरफ इशारा किया, जो बड़े से दुपट्टे में खुद को छुपाए डर से कांप रही थी। उसे अपना अंजाम साफ दिखाई दे रहा था। वह जानती थी कि अगर बड़ी मालकिन को पता चल गया कि वह उनके बेटे के कमरे में गई थी और उसने अपना चेहरा भी उसे दिखाया है तो वह उसे फिर मारेगी। उसकी कमर में अभी भी कल की मार की वजह से दर्द हो रहा था। इसी वजह से जब मनीष ने उसकी कमर पकड़ी तो वह दर्द से रो पड़ी थी।
मनीष को लगा कि वह उसकी नजदीकी से घबरा रही है। नौकरानी चुप हो गई, लेकिन उसने तनीषा को घूरना नहीं छोड़ा। सॉरी साहब जी, गलती हो गई, आगे से ऐसा मौका नहीं दूंगी। नौकरानी ने तुरंत माफी मांग ली। मनीष ने तनीषा को कमरे से जाने का इशारा किया तो वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। मनीष नहाने के लिए चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर सोच की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ बड़ी मालकिन पूनम देवी ने तनीषा के बाल पकड़ रखे थे। बेशरम लड़की, मैंने तुझे क्या कहा था, मेरे बेटे से दूर रहना। तेरी इतनी औकात नहीं कि मेरा बेटा तेरी तरफ देखे। बड़ी मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस उनके कमरे की सफाई करने गई थी। वह अचानक वहां आ गए थे। अगर वह आ गया था तो तेरा काम था कि तुरंत बाहर निकल जाती, लेकिन तू तो वहीं रुक गई ताकि उसे अपनी अदाएं दिखा सके। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, तेरे जैसे गरीब लड़की इस हवेली में सिर्फ नौकरानी बनकर रह सकती है। अगर तेरे मन में ये ख्याल है कि मेरा बेटा तेरी सुंदरता से प्रभावित होकर तुझे अपनी पत्नी का असली दर्जा देगा और इस गांव की मालकिन बनाएगा, तो ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर वह गलती से तेरे पास भी आ जाए तो उसे सिर्फ तेरे शरीर से मतलब होगा। तेरी इससे ज्यादा कोई कीमत ही नहीं है। ये कहकर उन्होंने उसे जोर से धक्का दिया। तनीषा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनके शब्द उसके दिल को चीर रहे थे। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि काश वो यहाँ से गायब हो जाए। लेकिन बड़ी मालकिन यही नहीं रुकी। उन्होंने नौकरों को इशारा किया। एक नौकरानी तुरंत एक डंडा लेकर आई, जिसे देखकर तनीषा की आंखें डर से फैल गई। उसने जल्दी से नाम में सिर हिलाया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। दरवाजा बंद कर दिया गया था और पूनम देवी उस मासूम लड़की को फिर से मारने लगी। जब भी वह तनीषा को देखती थी तो उन्हें अपने पुराने प्यार की याद आ जाती थी। दरअसल पूनम देवी और तनीषा की माँ शारदा देवी कभी बहुत अच्छी सहेलियां हुआ करती थी। दोनों एक दूसरे के बिना खाना तक नहीं खाती थी और हर काम साथ करती थी। लेकिन एक दिन उनकी दोस्ती टूट गई, क्योंकि जिस आदमी से पूनम देवी प्यार करती थी वो शारदा देवी को पसंद करने लगा। जब यह बात पूनम देवी को पता चली तो उन्होंने बहुत हंगामा किया और दोस्ती तोड़ दी। बाद में उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने शारदा देवी को ही चुना। इसके बाद पूनम देवी अपने गुस्से और जिद के लिए पूरे परिवार में मशहूर हो गई थी। कोई भी उनसे शादी करने को तैयार नहीं था। आखिरकार उनके पिता ने गुस्से में उनकी शादी अपने बहुत अमीर दोस्त के अपाहिज बेटे कमलेश सिंह से कर दी। उधर शारदा देवी की शादी उस आदमी से हुई, लेकिन कुछ समय के बाद ही उसका कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। शारदा देवी एक साधारण परिवार में थी और उनका पति बहुत अमीर जमींदार परिवार से था। पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। उनके माता पिता पहले ही गुजर चुके थे, इसलिए वह अपनी गांव की सहेली उमा के घर आ गई। तनीषा के आंटी का एक ही बेटा था, हरिंदर, जो बहुत स्वाभिमानी था। वह दिखने में भी किसी राजकुमार से कम नहीं था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो बड़ी सरकारी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था। वह बहुत मेहनती था। तनीषा को भरोसा था वह एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। हरिंदर और तनीषा के बीच करीबी 5 साल का अंतर था, लेकिन दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। हरिंदर को तनीषा की बहुत परवाह थी, लेकिन उसकी माँ उमा देवी तनीषा से अपने बेटे की शादी नहीं करवाना चाहती थी। वह चाहती थी कि हरिंदर की शादी उनके पति के अमीर दोस्त की बेटी से हो जाए, लेकिन हरिंदर उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बचपन से ही वह तनीषा को पसंद करता था और उसने साफ कह भी दिया था कि अगर वह शादी करेगा तो तनीषा से ही करेगा। तनीषा भी हरिंदर की सच्चाई और प्यार को समझती थी और उसे भी हरिंदर पसंद था, क्योंकि वो वैसा ही इंसान था जैसा वो अपने जीवन में चाहती थी। वह औरत की इज्जत करना जानता था, उसकी सुरक्षा करना भी। जब भी वह शहर से गांव आता तो तनीषा के लिए बहुत सारी चीजें लाता। तनीषा को पढ़ने का बहुत शौक था। हरिंदर ने ही उसका कॉलेज में दाखिला करवाया था। उसने वादा किया था आगे कॉलेज में भी उसका दाखिला करवाएगा। लेकिन इससे पहले ही तनीषा की माँ को कैंसर हो गया और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। उसी समय एक दिन गांव में पूनम देवी की मुलाकात शारदा देवी से हो गई। उनकी हालत देखकर उन्हें अजीब सा संतोष मिला। उन्होंने अपने नौकरों से उनके बारे में सब कुछ जानकारी निकलवाई और उनके मन में एक योजना बन गई। मनीष अपनी पहली पत्नी को तलाक दे चुका था और अब वह चाहती थी मनीष की शादी शारदा देवी की बेटी तनीषा से कर दें, ताकि उसकी जिंदगी बर्बाद कर सके, पुराने अपमान का बदला ले सके। अब उन्होंने मनीष से इस रिश्ते की बात की तो वह तुरंत मान गया। शारदा देवी का दिल घबरा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पुरानी सहेली अभी भी उनसे नफरत करती है। लेकिन मजबूरी में उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ कर दी।
दूसरी तरफ मनीष ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी मां पूनम देवी ने उसकी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती तनीषा से उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद से ही पूनम देवी तनीषा को घर जाने नहीं देती थी। हर समय उसे परेशान करती रहती थी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए एक पैसा भी नहीं दूंगी। जब तनीषा रोती थी तो उन्हें अजीब सा सुकून मिलता था। काफी समय गुजर गया, लेकिन तनीषा अपने घर नहीं जा पाई। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी और सबसे ज्यादा उसे हरिंदर की याद सताती थी। जहां तक उसके पति का सवाल था, वह कभी कभी उसके सामने आता था, क्योंकि वह हवेली में बहुत कम रहता था। उसकी अपनी अलग दुनिया थी, जिसमें वह किसी की दखल पसंद नहीं करता था। आज मनीष की थोड़ी सी नरमी देखकर तनीषा का दिल पिघल गया था, लेकिन पूनम देवी ने अगले ही पल उसे उसकी औकात याद दिला दी थी। रात के करीब 8 बजे का समय था। हवेली में सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन तनीषा वह नहीं थी। कानों पर उसे विश्वास नहीं हुआ। वह सोच भी नहीं सकता था उसकी माँ पूनम देवी इतनी कठोर हो सकती हैं कि एक 19 साल की मासूम लड़की पर इतना अत्याचार कर रही थी। माँ, क्या मैं आपको इतना गिरा हुआ लगता हूँ? मनीष ने अचानक अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपनी माँ की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं मेरे बेटे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा स्तर बहुत ऊंचा है और वह लड़की तुम्हारे स्तर की बिल्कुल नहीं है। तुम उसे मेरे लिए छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे और बड़े परिवार की लड़की ढूंढ दूंगी। मनीष ने बीच में ही उनकी बात काट दी। मुझे किसी बड़े परिवार की लड़की नहीं चाहिए। मेरी शादी तनीषा से, मनीष सिंह से हो चुकी है। वो मेरी जिंदगी में आने वाली दूसरी और आखिरी औरत है। इसके अलावा दुनिया की बाकी सारी औरतें मेरे लिए बेकार हैं। ये सुनकर पूनम देवी हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत अपनी आंखों में आंसू भर लिए और रोने का अभिनय करते हुए बोली, अगर मुझे पता होता कि वह लड़की तुम्हें अपने वश में कर लेगी और तुम्हें अपनी माँ के खिलाफ कर देगी, तो मैं उसे इस हवेली में कभी नहीं लाती। मनीष ने सख्त आवाज में कहा, बस करिए माँ, उसने मुझे आपके खिलाफ नहीं किया, बल्कि आपने खुद मुझे अपने खिलाफ कर लिया। अभी जो कुछ आपने कहा है वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। जहां तक मेरी पत्नी का सवाल है, अब मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। वो मेरे साथ शहर जाएगी और जिस दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा, उस दिन मैं उसे लेकर वापस आ जाऊंगा। पूनम देवी ने उसे गुस्से से देखा और बोली, तुम गलत कर रहे हो। तुम अपनी माँ से ज्यादा महत्व उस लड़की को दे रहे हो, जिसकी माँ ने तुम्हारी माँ की जिंदगी खराब कर दी थी। मनीष ने गहरी सांस ली और बोला, माँ, जिस बात की आप चर्चा कर रही हैं वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर सच देखा जाए तो आप दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत हैं, जिन्हें मेरे पिता कमलेश सिंह जैसा इंसान मिला था, लेकिन आप उसकी कद्र नहीं कर सकी। ये कहकर वह रुका नहीं, बल्कि तेज कदमों से बाहर की तरफ चला गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। उसने तनीषा से सामान बांधने को कहा तो वह दर्द से कराहते हुए उठने लगी, लेकिन पैरों में पड़े घाव के कारण फिर जमीन पर गिर गई। मनीष तुरंत उसके पास गया और उसे अपने बाहों में उठा लिया। हम वहां जाकर नए कपड़े खरीद लेंगे। वैसे भी यहाँ तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ अच्छा नहीं है। मनीष उसे शहर अपने फार्म हाउस लाया। उसने बहुत सावधानी से तनीषा को बिस्तर पर लिटाया और उसके घाव पर दवा लगाने लगा। मुझे सच में बहुत दुख है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, तनीषा कांपती आवाज में बोली। मनीष ने उसके होठों पर उंगली रख दी और कहा, तुमने कुछ नहीं किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तनीषा ने धीरे से कहा, मेरी वजह से आप अपनी माँ से दूर हो गए। मनीष हल्के से मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, बहुत जल्द हम उनसे फिर मिलेंगे। मैं जानता हूँ मेरी माँ मुझसे ज्यादा समय तक नाराज नहीं रह सकती, लेकिन इस बार जो उन्होंने किया वो बिल्कुल गलत था। अगर मैं उनका साथ देता तो तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल हो जाती। तनीषा ने झिझकते हुए पूछा, आप मुझे अपनी माँ से ज्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं? मैं तो वैसी लड़की भी नहीं हूँ जैसी आपको चाहिए। मैं तो अनपढ़ और साधारण लड़की हूँ। मनीष ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए? मुझे सिर्फ एक वफादार पत्नी चाहिए और तुम उस कसौटी पर पूरी उतर रही हो। असल में जिस नौकरानी को उसने तनीषा के साथ उसके घर भेजा था, उसने बाद में आकर सब कुछ बताया था कि उस रात जब हरिंदर प्रसाद तनीषा से बात करने आया तो तनीषा ने साफ शब्दों में कहा था, मैं अब शादीशुदा हूँ और रात के समय किसी दूसरे पुरुष से अकेले बात करना मुझे सही नहीं लगता। इतना ही नहीं, बल्कि तनीषा ने हरिंदर प्रसाद को यह भी साफ बता दिया था कि वह अपने पति के साथ बहुत खुश है। जब ये बात बाद में मनीष को पता चली तो उसके दिल में तनीषा के लिए सम्मान और बढ़ गया। जहां तक हरिंदर प्रसाद का सवाल था, तो उससे बदतमीजी का जवाब देने के लिए मनीष ने उसकी पोस्टिंग दूर के पहाड़ी इलाके में करवा दी थी।
तनीषा की मां शारदा देवी के कैंसर के बारे में पता चलने के बाद मनीष ने उनका पूरा इलाज अपने पैसे से करवाया। अब शारदा देवी का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था और धीरे धीरे वह ठीक भी होने लगी थी। शारदा देवी के दिल में जो चिंता थी वह भी खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने मनीष की आंखों में अपनी बेटी के लिए सच्चा प्यार देख लिया था। दूसरी तरफ तनीषा भी मनीष के प्यार भरी नजरों को महसूस करके बेचैन हो जाती थी। एक दिन मनीष ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचना चाहा, तो वह दर्द से करा उठी। मनीष तुरंत पीछे हट गया और मजाक में बोला, हे भगवान, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। पसंद की औरत मेरे पास है, लेकिन मैं उसे छू भी नहीं सकता। भगवान करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ, ताकि हम अपने परिवार के बारे में सोच सकें। मैंने तो तय कर लिया है, हमारी क्रिकेट टीम से कम बच्चे नहीं होंगे। तनीषा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसे देखकर मनीष मन ही मन मुस्कुरा दिया। अगले कुछ दिनों तक उसने तनीषा का बहुत ख्याल रखा। उसके उठने बैठने से लेकर सोने तक हर बात का ध्यान खुद रखता था। उसकी पूरी देखभाल में तनीषा जल्दी ठीक होने लगी। एक शाम जब मनीष घर वापस आया तो उसने तनीषा को रसोई में खड़ा पाया। वह नौकरों को निर्देश दे रही थी, जल्दी करो, तुम्हारे साहब आते ही होंगे, हमें उन्हें एक सरप्राइज देना है। तनीषा की खुश आवाज सुनकर मनीष के होठों पर मुस्कान आ गई। अगले ही पल वह उसके पीछे आ गया और उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें डालकर उसके कंधे पर ठोड़ी रखकर बोला, किस सरप्राइज की तैयारी हो रही है मैडम जी? तनीषा उसके स्पर्श को महसूस करके घबरा गई। मनीष ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया और उसके होठों को हल्के से चूम लिया। तनीषा ने उसे रोका नहीं। मनीष ने चूल्हा बंद किया और उसे अपने बाहों में उठाकर कमरे की तरफ ले गया। तनीषा हाँफते हुए बोली, मेरी बात तो सुनिए। मनीष मुस्कुराया और बोला, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। आज मैं सिर्फ तुम्हारी धड़कनों की आवाज सुनना चाहता हूँ। तनीषा शर्म से लाल हो गई। कमरे में पहुंचकर उसने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर झुक गया। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुमने मुझे कितना इंतजार करवाया है। उस रात दोनों पहली बार पूरी तरह एक दूसरे के करीब आए। उनके बीच का रिश्ता पहले से भी गहरा हो गया। अगली सुबह तनीषा की जिंदगी की सबसे खुश सुबह थी, क्योंकि अब उनके मन की सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी थी और वो मनीष पर पूरी तरह भरोसा करने लगी थी। समय के साथ दोनों का प्यार और गहरा होता गया। जब तनीषा मां बनने वाली हुई तो मनीष उसका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। लेकिन दूसरी तरफ पूनम देवी जलन से परेशान थी। हर हाल में तनीषा को मनीष से अलग करना चाहती थी, क्योंकि जिस मकसद से उन्होंने उसे बहू बनाकर लाया था वो पूरा नहीं हुआ था। तनीषा ने सिर्फ उनके बेटे को उनसे दूर ले गई थी, बल्कि उसके साथ एक खुशी और सम्मान भरी जिंदगी जी रही थी। उधर हरिंदर प्रसाद भी अपनी नई पोस्टिंग वाली जगह पर अकेला रहने लगा था और उसकी जिंदगी में एक रहस्यमय लड़की बार बार चिट्ठियां भेजकर उससे मिलने की जिद कर रही थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था वही लड़की बहुत जल्द इस पूरी कहानी में ऐसा तूफान लेकर आने वाली है जो मनीष और तनीषा की खुशहाल जिंदगी को भी हिलाकर रख देगा। अगर किसी ने इस लड़की को यूं हरिंदर प्रसाद के साथ खुलकर बात करते देख लिया होता तो उस लड़की के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। वह उसे बहुत समझा चुका था, मगर कोमल को किसी बात की समझ ही नहीं आती थी। एक दिन हरिंदर प्रसाद अपने ऑफिस से निकल रहा था, तभी कोमल रोते हुए उसके पास आई, उसके पैरों में गिर गई। उस दिन हरिंदर प्रसाद का यहाँ आखिरी दिन था। कोमल को अपने पैरों में गिरा देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़क उठा। अगले ही पल उसने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो और रात के इस समय यहाँ क्या कर रही हो? चलो अपने घर जाओ। कोमल रोते हुए बोली, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर मैं घर गई तो मेरा अंकल मेरी बहन की तरह मुझे भी बेच देगा। मुझे उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करनी है। ये कहकर उसने हाथ जोड़ लिए और बोली, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। मुझे इस दुख भरी जिंदगी से निकाल लीजिए। मैं सारी उम्र आपकी आभारी रहूंगी। आपकी नौकरानी बनकर भी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ मत छोड़िए। हरिंदर प्रसाद ने अपने होंठ भींच लिए। वह उसके घर की हालात से परिचित था और जानता था कि अगर वह उसे वापस ले गया तो लोग इज्जत के नाम पर उसे मार भी सकते हैं। उसने कोमल का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गया। किसी ने भी सहायक पुलिस आयुक्त साहब की गाड़ी को नहीं रोका। किसी को शक करने की हिम्मत भी नहीं थी। गाड़ी की रफ्तार हरिंदर प्रसाद के दिल की धड़कनों जैसी थी। बगल में बैठी कोमल चुप थी, लेकिन उसकी सिसकियां गाड़ी के बंद शीशे में गूंज रही थी। हरिंदर प्रसाद का हाथ स्टीयरिंग पर मजबूत था। वह जानता था कि वह एक आग से निकलकर दूसरी आग की ओर जा रहा है, लेकिन किसी की जिंदगी बचाना उसका कर्तव्य था। जब वह अपने घर पहुंचा तो रात काफी हो चुकी थी।
उसकी माँ उमा देवी आंगन में जाग रही थी क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि उनका बेटा वापस आ रहा है। दरवाजे पर दस्तक हुई तो उन्होंने दरवाजा खोला और सामने हरिंदर प्रसाद को एक डरी हुई लड़की का हाथ पकड़े देखा। उन्होंने हैरानी से पूछा, बेटा ये लड़की कौन है? हरिंदर प्रसाद ने गहरी सांस ली, अंदर आकर सारी बात बता दी। उसने कोमल की मजबूरी, उसके अंकल का अत्याचार और उसकी बेबसी सब बता दिया। उमा देवी ने कोमल के चेहरे पर डर देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटी डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। कुछ ही दिनों में कोमल की सेवा और सादगी ने उमा देवी का दिल जीत लिया। एक शाम उन्होंने हरिंदर प्रसाद को बुलाकर कहा, बेटा तुम्हारी पुरानी दोस्त तनीषा अब तुम्हारी किस्मत में नहीं है। उसे मनीष सिंह जैसा अच्छा जीवन साथी मिल गया है, लेकिन इस लड़की को तुम्हारी बहुत जरूरत है। अगर तुम चाहो तो इससे शादी कर लो और इसे घर की इज्जत बना लो। हरिंदर प्रसाद कुछ देर चुप रहा। उसने कोमल की आंखों में अपने लिए सम्मान विश्वास देखा और उसने अपनी माँ की बात मान ली। बहुत सादगी से हरिंदर प्रसाद और कोमल की शादी हो गई। शादी में गांव के कुछ लोग और उसके करीबी दोस्त शामिल हुए। उस रात उसने अपने मन से तनीषा की पुरानी यादों को निकाल दिया। दूसरी तरफ शहर के बड़े फार्म हाउस में मनीष सिंह और तनीषा की जिंदगी बहुत खुशहाल थी। मनीष ने तनीषा को वह सम्मान दिया था जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। वह अब एक साधारण लड़की नहीं रही थी, बल्कि मनीष सिंह की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। एक रात जब बारिश की बूंदें खिड़कियों पर गिर रही थी तो तनीषा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। मनीष उस समय फाइलों में व्यस्त था, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही दौड़कर उसके पास आया। उसने तनीषा को संभाला, तुरंत उसे अस्पताल लेकर गया। रास्ता जैसे खत्म नहीं हो रहा था। पहली बार मनीष को किसी को खो देने का डर महसूस हो रहा था। अस्पताल के बाहर वो बेचैनी से टहल रहा था। लगभग 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आए। एक छोटे से बच्चे को उसकी गोद में दे दिया। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। मनीष की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने बेटे के माथे को चूमा और तनिषा के पास गया जो अभी होश में आ रही थी। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, धन्यवाद तनिषा, तुमने मेरी जिंदगी पूरी कर दी। कुछ समय के बाद जब वो अपने गांव की हवेली लौटी तो हवेली में पहले जैसी शक्ति नहीं बल्कि शांति थी। पूनम देवी जो इन महीनों में बहुत बदल चुकी थी, दरवाजे पर खड़ी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। जब मनीष गाड़ी से उतरा और तनीषा को हाथ पकड़कर नीचे उतारा तो पूनम देवी की आंखों में आंसू आ गए। तनीषा ने बिना कुछ कहे अपने बेटे को उनकी गोद में दे दिया और बोली, माँ जी, आपका पोता घर आ गया है। ये सुनकर पूनम देवी रो पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दो तनीषा, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तनीषा ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, माँ जी, पुरानी बातें भूल जाइए, हम सब मिलकर खुशी से रहेंगे। मनीष दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें भी नम हो गई। उसी शाम हवेली में खुशी का माहौल था। जो हवेली कभी उदास लगती थी वह रोशनी से चमक रही थी। पूनम देवी ने तनीषा की मां शारदा देवी को भी माफ कर दिया था। उसी रात जश्न में हरिंदर प्रसाद भी अपनी पत्नी कोमल के साथ आया। तनीषा उसे मिलकर बहुत खुश हुई और कोमल से भी प्यार से मिली। रात के आखिरी पहर में तनीषा ने देखा मनीष आकाश की ओर देख रहा था। वह उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उनका बेटा सो चुका था। मनीष ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और तनीषा ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। अब ना कोई डर था, ना कोई दूरी, सिर्फ प्रेम था जिसने हर घमंड और दुश्मनी को खत्म कर दिया था। अब उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल बीत रही थी। आज उनके बेटे का दूसरा जन्मदिन था। तनीषा ने मनीष को दूसरी बार खुशखबरी सुनाई थी। वो प्रेग्नेंट है। घर में बर्थडे पार्टी की वजह से बहुत ज्यादा थक गई थी। जब अचानक वो बेहोश हुई तो मनीष घबरा गया। तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागा। अस्पताल के कॉरिडोर में डॉक्टरों की भागदौड़ और मशीनों की आवाज के बीच वह तनीषा को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए डॉक्टरों के पीछे पीछे जा रहा था। तभी सामने जो कुछ उसने देखा वो देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। सामने कुर्सियों की कतार में बैठी एक औरत उसे बहुत जानी पहचानी लगी। जैसे ही उसकी नजर साफ हुई तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी रागिनी थी। मनीष ने एक पल के लिए अपनी आंखें मली, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह सच में रागिनी को देख रहा है। उसके पास एक बहुत बूढ़ा आदमी ऑक्सीजन मास्क लगाए स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, जिसे अभी अभी आईसीयू में ले जाया गया था। आसपास खड़े लोग उसे किसी बड़े पॉलिटिशियन कहकर संबोधित कर रहे थे। मनीष को तब समझ में आया, वही आदमी शायद रागिनी का पति था। उस बूढ़े आदमी की उम्र रागिनी से कम 3 गुना ज्यादा थी, लेकिन रागिनी ने अपने अहंकार, पैसों की लालच और राजनीति में आगे बढ़ने की चाहत में उसी आदमी से शादी कर ली थी। आज वही आदमी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था
और रागिनी अस्पताल के बाहर बैठी अपने पति के मरने या बचने की खबर का इंतजार कर रही थी। मनीष कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके दिल में अब कोई दर्द या गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा खालीपन था। तभी अचानक रागिनी की नजर भी मनीष पर पड़ गई। उसे देखते ही उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि इतने सालों के बाद अचानक मनीष उसके सामने कैसे खड़ा है। उसी समय नर्स ने आकर मनीष को बताया, तनीषा को होश आ गया है और वह उसे अंदर बुला रही है। मनीष ने बिना एक पल भी गंवाए रागिनी से नजर हटाई और तेजी से तनीषा के कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि अब उसकी दुनिया सिर्फ तनीषा और उसका परिवार था। लेकिन उधर रागिनी की नजरें उसके पीछे पीछे जाती रही। उसके मन में पहली बार यह एहसास हुआ कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती शायद उसी दिन की थी, जिस दिन उसने मनीष को छोड़कर दौलत और सत्ता के पीछे भागने का फैसला किया था। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।